Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th polity and this is the chapter number 7 part 2 फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म में हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, डिवीजन ऑफ पावर किस तरीके से हुआ है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो फेडरलिज्म में इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी डिस्कस करी हमने पहले पार्ट में। अब पार्ट 2 में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा क्यों है, फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसा था, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा अलग फेडरलिज्म बनाती है। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में, और हो सकता है कि ज़्यादा अगर टाइम मिल जाए तो चैप्टर भी हो सकता है ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर ये है नहीं। ठीक है, तो चैप्टर ये 3 पार्ट्स के अंदर भी ख़त्म हो सकता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सो जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। सो फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम सब इंडियंस को बेसिकली पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में, दैट इज बीजेपी। सो अभी हमें पता है कि जो बीजेपी के इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है कंट्री के अंदर, तो वो हर गवर्नमेंट की होती है। जो भी सेंटर में होता है उसके पास कुछ ऐसी पावर्स होती है जो स्टेट के पास नहीं होती। सो हम बोलें तो एक तरह से जो सेंटर है वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और हम बात करें जो स्टेट है वो क्या है, सब ऑर्डिनरी है स्टेट सेंटर के प्रति। तो वो सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि सेंटर है वो क्या है, हम मतलब बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना टुवर्ड्स स्टेट। और अगर हम बात करूँ स्टेट की, तो स्टेट क्या है, सब ऑर्डिनेट है टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है हमारा फेडरलिज्म का। तो इट इज़ तो ऐसा हुआ क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग बनाना पड़ा। तो अगर जैसा कि आपको ना पता हो कि जो हिस्ट्री में क्या हुआ था कि जब 1947 में आज़ादी मिली, पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है, तो बहुत सारी स्टेट का कहना ये था कि जो हमारा बेसिकली फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें क्या हुआ था कि जो बहुत सारे मेन लीडर्स थे उन्होंने बोला था कि हम आपका जो डिवीज़न ऑफ स्टेट है वो लैंग्वेज के बेसिस पे कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, बहुत सारे प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, हमें सबको मिलाना था। ठीक है, और बहुत सारे प्रोविंसेस या हम बात करें प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जो मान नहीं रही थी कि हम इंडिया के साथ कंस्टिट्यूट होना चाहते हैं। एक एग्जांपल आपका है जम्मू एंड कश्मीर, जो अब जाके मिला है इंडिया से, अदरवाइज उनके पास स्पेशल स्टेटस था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो जस्ट आफ्टर द ब्रेकअप, जैसे हम बात करें पाकिस्तान का और इंडिया का जो हुआ, उसके बाद जो स्टेट्स थी उनका कहना था कि भाई हमें हमारा लिंग्विस्टिक जो आइडेंटिटी है वो दे दो थ्रू मेकिंग अ न्यू स्टेट। तो उन्होंने बोला कि भाई न्यू स्टेट बनाओ। तो फॉर एग्जांपल जैसे मद्रास है वो तमिलनाडु बन गया था, जो पहले का मद्रास था वो अब का तमिलनाडु है। आपने देखा बहुत सारे, पहले सिर्फ 20 से 22 स्टेट थी, बट अब आप देखोगे तो कितनी सारी स्टेट्स और एमर्ज हुई हैं। कैसे हुई हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो सबको पता हो ना पता हो कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 1956 में पास हुआ था और उसके हिसाब से बहुत सारी नई स्टेट बनी थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये जो स्टेट्स हैं ये ज़्यादा मतलब अपने जब इनके पास अगर ज़्यादा पावर हो जाएगी बेसिकली, तो क्या होगा कि ये अलग नहीं हो जाएंगे कंट्री से, जैसा कि हमने देखा सोवियत यूनियन में हुआ था, ठीक है, रशिया के साथ। तो वैसे ही ना हो इंडिया में, इसलिए जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने क्या किया कि जो सेंटर था उसको स्ट्रॉन्ग बनाया, उनके पास कुछ ऐसी पावर्स दी कि वो जो स्टेट्स है हमारी वो हमसे अलग ना हो, जो यूनियन है वो यूनियन बना रहे। ठीक है, सो देखते हैं। इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है, वो पॉइंट्स हम देखेंगे आगे। Framers of the Indian Constitution wanted to create a strong center to stem disintegration and bring about social and political change। तो क्यों किया ये, ताकि जो डिसइंटीग्रेशन है, जो स्टेट चाहती है कि हम अलग हो जाए, वो ना हो पाए। ऐसा ना हो कि कुछ स्टेट अलग हो जाए और अपना अलग ही एक नई कंट्री बना ले, तो ऐसा ना हो। इसीलिए क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। So the makers of the constitution also believed that the socio-economic problem of the country needed to be handled by a strong central government in cooperation with the state। फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है ये कहना ये चाहता है कि जो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ही हैंडल कर सकता है। सपोज अगर स्टेट और सेंटर को सेम पावर दे दी जाती तो क्या ये जो पेंडेमिक आया, क्या ये इतने मतलब यूनिफॉर्म तरीके से हैंडल हो पाता? नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस थे, और हम वहीं अगर बात करें हम किसी और स्टेट की, गोवा की बात कर लो या किसी भी और स्टेट की जहाँ पे जो हम बात करें नंबर्स थे इन्फेक्शन के वो बहुत कम थे, तो हुआ ये कि लेकिन हम क्या था, लॉकडाउन तो पूरे में लगा हुआ था ना। तो ये था कि जो सेंटर था उसने क्या किया, हर किसी स्टेट को एक तरह से
अब मतलब यूनिफॉर्म मानते हुए हर जगह एक रूल लागू किया, लेकिन ऐसा नहीं होता अगर जो स्टेट है वो अलग अलग होते। और अगर हम बात करें अगर नेशनल इकोनॉमी की, तो उसको भी देखा जाए तो अगर स्ट्रॉन्ग सेंटर हो तभी मेंटेन कर सकता है रूल्स लाके, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी, इसलिए जो सेंटर था वो स्ट्रॉन्ग बनाया गया बाय द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज द इम्पोर्टेंट प्रोविजन दैट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसने स्ट्रॉन्ग सेंटर को बनाया, वो पॉइंट्स हम देखेंगे अब। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल, या आप मुझे बताइए कौन से आर्टिकल के अंडर ये पावर है पार्लियामेंट को, कि वो नए स्टेट बना सकती है, या तो एक स्टेट को तोड़ के दो बना देगी। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक ही हुआ करते थे, बट पार्लियामेंट के पास पावर है तो उन्होंने सेपरेट किया, उत्तराखंड अलग हुआ, उत्तर प्रदेश अलग हुआ, ठीक है। और अगर हम बात करें एक और दूसरी स्टेट को मिला भी सकती है या यूनियन टेरिटरीज को मिला सकती है, जैसा कि हमने देखा रिसेंटली दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को दोनों को मिला दिया गया ताकि जो एक्सपेंस है वो थोड़ा कम हो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो खर्चा है वो थोड़ा कम हो, ठीक है। तो उस तरीके से पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सेपरेशन कर सकता है और यूनाइट भी कर सकता है एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स को, ठीक है। सो ये पावर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। Next is the constitution has certain very powerful emergency provisions which can turn our federal polity into a highly centralized system once emergency is declared। तो होता क्या है कि अगर emergency, जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जो क्लास 12th में आप पढ़ोगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं थोड़ा सा उसके बारे में ताकि, क्योंकि यहाँ से वो कंटेक्स्ट मिलता जुलता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था कि 1975 में क्या हुआ था, नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई थी अंडर आर्टिकल 352। तो नेशनल इमरजेंसी घोषित होते ही जो हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, तो हुआ ये था उस टाइम की जो इंदिरा गांधी थी उनको हाई कोर्ट ने इलाहाबाद को बोला था कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो उनके पास इतनी पावर थी कि वो बोल सकते थे प्रेसिडेंट को, उन्होंने बोला कि भाई आप नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दो, क्योंकि बहुत सारे उस समय प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इंदिरा गांधी ने बोला कि भाई नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दो। एंड देन प्रेसिडेंट उस समय हुसैन करके उनका नाम था, कुछ मुझे पूरा याद नहीं है, हुसैन जी थे इतना याद है कंफर्म, ठीक है। तो उन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। कैसे? प्रिवेंटिव डिटेंशन से। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि भाई उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है लेकिन वो ऐसा क्राइम कर सकते हैं इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट वगैरह सब छीन जाते हैं सिटीजन्स के। तो होता ये है कि इमरजेंसी प्रोविजन के दौरान जो फेडरल पॉलिटी है, जो स्टेट्स है, उनके पास कोई पावर नहीं रहती, सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई सा भी डिसीजन ले सकते हैं स्टेट के रिलेशन में भी, ठीक है। तो जो हमारा फेडरल पॉलिटी है वो सारा सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी हो जाता है जब इमरजेंसी लगती है तो। और 3 आर्टिकल्स के थ्रू इमरजेंसी लग सकती है। आर्टिकल 352 अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे कोई बात है, तो अगर जो हमारे घर के अंदर है वही कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो प्रोटेस्ट वगैरह लग रहे थे तो इसलिए जो उस समय इमरजेंसी लगी, वो क्यों लगी 352 के, क्योंकि उन्हें लगा था इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। दूसरा हमारा होता है आर्टिकल 356 के तहत लग सकती है क्या इमरजेंसी प्रोविजन। वो क्या है? उसमें होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कोई दिक्कत है तो। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अगर किसी स्टेट में पूरी मेजॉरिटी नहीं है तो। एंड थर्ड होता है फाइनेंशियल प्रोविजन, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हम बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता है अगर पैसे की कोई रिलेशन दिक्कत है तो तब हम बात करें तो इमरजेंसी लग सकती है। बट नेशनल इमरजेंसी इज ओनली थ्रू 352 एंड फ्रॉम द आर्म्ड रेबेलियन। लेकिन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, वो सब हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हमें पढ़ना था कि इमरजेंसी के तहत क्या होता है कि जो फेडरल पॉलिटी है वो पूरा क्या हो जाता है, सेंट्रलाइज सिस्टम में बदल जाता है। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वेरी इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो जो थर्ड पॉइंट है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बाद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। फाइनेंशियल पावर इन द सेंस कि स्टेट जितनी भी हैं वो सारी डिपेंड होती हैं किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, कि वो उन्हें कुछ एड देंगे टू रन द गवर्नमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, ठीक है। तो स्टेट के खर्चे सारे सेंटर देता है, ठीक है। तो उसके लिए स्टेट पर डिपेंड रहना पड़ता है सेंटर पे, ठीक है। तो सैलरीज वगैरह होती है वो सब सेंटर अलाउ करता है। तो वो सारी चीज़ें इसलिए जो सेंटर है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। द यूनियन गवर्नमेंट यूजेज इस डिस्क्रिशन टू गिव ग्रांट एंड लोन टू द स्टेट। तो यस, उनके पास डिस्क्रिशन है, मतलब वो अपनी मर्जी से ग्रांट्स दे सकते हैं, लोन्स दे सकते हैं स्टेट को। Next is the governor has certain power to recommend dismissal of the state government and the dissolution of the assembly। और जो गवर्नर है, ये पॉइंट और मैं ये पॉइंट दोनों साथ में बता रहा हूँ, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है इसे।
तो जो गवर्नर है उसके पास भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है कि ये क्या कर सकता है, वो जो पूरी असेंबली है स्टेट की उसको डिसमिस कर सकता है और जो है डिसोल्यूशन कर सकता है असेंबली का, एंड वहाँ पे फिर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगा अंडर आर्टिकल 356। क्यों लगेगा 356? क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो प्रूव नहीं हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, इसलिए 356 के तहत लगता है इस कंडीशन में। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो गवर्नर है उसके पास ये भी पावर होती है। बेसिकली होता क्या है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गवर्नर जो है वो क्या एक तरह से दूत होता है किसका, यूनियन का, कि जो भी स्टेट में चल रहा है गवर्नर जाके सीधा फुसफुसा देगा कैबिनेट के कान के अंदर, ठीक है, तो ऐसा होता है। अब जो गवर्नर है उसके पास पावर होती है कि अगर स्टेट असेंबली ने कोई भी बिल पास किया है तो वो कहाँ जाएगा, गवर्नर के पास उसके सिग्नेचर के लिए, और फॉर द एसेंट हम बोल सकते हैं। और अगर गवर्नर को लगता है कि वो जो बिल है वो नेशनल मतलब नेशनल मैटर में आता है तो वो क्या करेगा, उस बिल को रिजर्व कर लेगा, अपने पास रख लेगा, एंड देन वो जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास फॉर द रिकमेंडेशन, मतलब प्रेसिडेंट के पास जाएगा उसके साइन के लिए। तो वो रिजर्व कर लेगा और बोलेगा कि जब तक प्रेसिडेंट इसको साइन नहीं करेगा बिल एक्ट नहीं बन सकता है। तो गवर्नर के पास इतनी पावर है कि उस वो जो स्टेट है उसके काम में थोड़ी सी दखल अंदाजी कर सकता है ना, क्या करके, वो बिल रख लेगा, और जब तक वो बिल पास नहीं होगा तो स्टेट आगे कुछ काम कर नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार। द गवर्नर हैज द पावर टू रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट एन अपॉर्चुनिटी टू डिले द स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो टू एग्जामिन सच बिल्स एंड वीटो देम कंप्लीटली। वीटो देम कंप्लीटली मतलब उस पर साइन नहीं करेगा प्रेसिडेंट। सो ये होता है उनका मतलब मेन मकसद, ठीक है। तो स्टेट के मतलब बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं जो डिपेंड करते हैं गवर्नर के ऊपर। गवर्नर चाहे तो उसको बिल्कुल कंप्लीटली वीटो कर सकता है, उसको प्रेसिडेंट के पास भेज करके, ठीक है। ये था। अब होता क्या है कि इन सब के अलावा भी कुछ पावर्स होती हैं सेंटर के पास, ये कि राज्यसभा, देखो अब होता क्या है ना कि जो स्टेट है उनका अलग से स्टेट लिस्ट होती है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उन स्टेट के मामलों पे भी क्या कर सकता है, अपने रूल्स बना सकता है। बट कैसे, विद द रेटिफिकेशन ऑफ राज्यसभा। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट और मैटर फ्रॉम स्टेट लिस्ट। अगर राज्यसभा ने बोला है कि ये जो मैटर है इस पे आप लॉ बनाइए, रेटिफिकेशन मतलब राज्यसभा के सारे मेंबर अपना कंसेंट देंगे, कंसेंट मतलब अपनी इजाजत देंगे कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस पे जो स्टेट लिस्ट का एक मैटर है उस पर लॉ बना सकता है, मतलब लेजिस्लेट कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कर सकता है, बट विद द रेटिफिकेशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव एन इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो बेसिकली ये उन सब के लिए है जिन्होंने आर्ट्स लिया है, टू बिकम एन IAS। तो जो IAS बनना चाहते हैं, जो IAS लोग हैं जो बनना चाहते हैं, फ्यूचर IAS हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात हम बोल सकते हैं, एक बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर उनको दी जाती है कि हमने एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है क्या है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मीन्स कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो कॉमन होती है पूरी टेरिटरी के लिए, ठीक है। तो होता क्या है इसके अंदर ये होता है कि जो आर्टिकल 33 है और जो आर्टिकल 34 है वो क्या करता है, जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जितने भी हम बात करें एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो उनके पास क्या होती है, पावर होती है कि वो कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, और उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा उन डिसीजंस के लिए, पार्लियामेंट। तो ये पावर हो जाती है किनके पास, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के पास, मतलब जो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो आर्टिकल 257 में भी लिखा हुआ है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एज नॉट टू इम्पीड और prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the giving of such direction to state as may appear to the government of India to be necessary for that purpose, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर है, जो एवरी स्टेट शैल बी, मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर है जो स्टेट एक्सरसाइज करेगा वो कुछ इस तरीके से करे कि जो यूनियन के जो ऑफिसर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। बेसिकली ये कहना चाहता है ये पूरा आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट चीज, जैसे कि मैंने बताया कि आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34 ऑथराइज द पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और अ स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग मार्शल लॉ टू मेंटेन और रिस्टोर ऑर्डर। अगर जो हमारे IAS लोग होते हैं, स्टेट सर्विसेज में जो लोग होते हैं, अगर वो ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, पार्लियामेंट। सो ये होता है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, अब देखो जितनी ज़्यादा स्टेट होगी उतनी ज़्यादा हम बात करें लड़ाई होगी, जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं।
अब देखो, मैं ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको बताने से पहले एक स्टोरी बता देता हूँ छोटी सी। देखो हुआ क्या था, मतलब ये जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा हम बात करें तो हिस्ट्री भी आपको जाननी पड़ेगी, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे जैसे बना है, जो पॉलिटिक्स है इंडिया में कैसे कैसे चेंज हुई है। तो हुआ क्या था, जब हुआ मतलब सारा मतलब पहली बार जब इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, तो कांग्रेस बहुत ही बड़ी पार्टी थी, ठीक है, क्योंकि बाकी सब पार्टी बहुत छोटी छोटी थी, उनको मतलब जो भी आइडियाज थे या जो भी उनकी स्ट्रेटेजीज थी वो बन नहीं पा रही थी ढंग से कि क्या करना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस थी वो एक वेल एस्टेबलाइज्ड पार्टी थी, जो मतलब एक छोटे से स्तर से बड़े बड़े स्तर तक थी, हर कम्युनिटी के लोग थे उसके अंदर, ठीक है। तो हुआ ये कि कांग्रेस ने क्या किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इलेक्शन में उनकी जो मतलब मेजॉरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब लगातार जो हमारे हम बात करें, जैसे मैं बात करूं अगर आपकी नेहरू जी की, जब उनका देहांत हुआ उसके जस्ट बाद शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनका देहांत हुआ। फिर जो टक्कर थी वो थी मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी के बीच में, इंदिरा गांधी फिर प्राइम मिनिस्टर बनी, ठीक है। लेकिन उसी बीच में जब लगातार जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उनके डेथ हो रहा था, या जो स्ट्रगल था पीएम की पोस्ट तक आने के लिए वो बढ़ रहा था जैसे जैसे, उसी के बीच में लड़ाइयाँ भी चलती थी। जैसे कि हमने देखा था 1962 में चाइना ने लड़ाई की, 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा 3-4 वॉर हुई। फिर क्या हुआ, जो ये पीएम का जो डेथ हुई लगातार, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि जो सिस्टम था वो थोड़ा सा बिगड़ गया इंडिया का। तभी तो उसके बाद ही तो नेशनल इमरजेंसी लगी थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो हुआ ये कि जब मेजॉरिटी थी कांग्रेस के पास, तो जो स्टेट पे कंट्रोल था वो भी कांग्रेस का ही था, तो स्टेट उतनी ज़्यादा बात करें तो बोलती नहीं थी। लेकिन जब जैसे जैसे थोड़ा और आगे चले, 1980s 1990s तक पहुँचे, तो जो बहुत ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो आने लगी, मतलब ऊपर की तरफ, और स्टेट में अपनी अपनी अलग अलग जो थी गवर्नमेंट वो बनने लगी। तो जिस हिसाब से वो जो गवर्नमेंट बनने लगी ना नई नई, तो उनका मांगे बढ़ने लगी जैसे जैसे। देखो अब देखो, कांग्रेस है, कांग्रेस अगर सेंटर में है, वही स्टेट में भी है, तो क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं, वो अपने हिसाब से उन्हें पैसा देगी और वो बोलेगा भी नहीं कोई स्टेट। लेकिन अगर सेंटर में कोई और है और स्टेट्स में कोई और है, जैसे कि अभी आप देखते हो कि जो स्टेट और सेंटर है उसके बीच में थोड़ा सा हम बात करें अनबन बनी रहती है। जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है, उनका और हमारे पीएम जी का अलग ही चलता है, मतलब अलग इन द सेंस चलता है कि दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन रहती है। हमारे दिल्ली के सीएम देख लो आप, पीएम को देख लो, थोड़ी सी अनबन बनी रहती है, ठीक है। इसी तरह से राजस्थान के सीएम, तो इन तरीके से ना इनकी मतलब थोड़ी सी अनबन रहती है। क्यों? क्योंकि सेंटर में कोई और है, स्टेट्स में कोई और है। अगर सेम सेम होते तो शायद इतनी नहीं होती। तो सेंटर में और स्टेट में जो कन्फ्लिक्ट थे वो बड़े आफ्टर 1990s, ठीक है। उससे पहले कन्फ्लिक्ट नहीं थे, क्योंकि जो मेजोरिटी पार्टी थी वो हर स्टेट में थी, ठीक है। तो अब ये हमने मैं थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता दिया है। अब जो होगा वो आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो इसको हो सकता है कल ही करेंगे, छोड़ो, ठीक है। तो ये कंटेक्स्ट हम दोबारा से बताएंगे तुम्हें। तो हमें पढ़ना है क्या, कन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन फेडरल सिस्टम, ये पढ़ेंगे कल। लेकिन हेडिंग मैंने अभी ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बी वैक्सीनेटेड।